तो आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स जुड़े हुए हैं जो कि आईपी लॉयर हैं, और ये एक ऐसी फर्म में काम करते हैं जो कि 5000 से भी ज़्यादा स्टार्टअप और बिजनेस को उनके साथ काम कर चुकी है। हम इस वीडियो में और इस इंटरव्यू के थ्रू ये जानने की कोशिश करेंगे कि आईपी लॉयर होता क्या है, उसमें करियर ऑप्शंस क्या क्या है और किस तरह से आईपी लॉयर बना जा सकता है। तो शुभम सर, हम आपका स्वागत करते हैं findev.com में, और थैंक यू। अपने क्वेश्चंस की बारिश शुरू करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर, सबसे पहले आप अपना डिटेल में इंट्रोडक्शन दीजिए कि आप करते क्या हैं और अपने बारे में। मेरा नाम शुभम बोरकर है। मेरा जन्म भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ, जो कि एक टियर 2 सिटी है। वहाँ पे मेरी स्कूलिंग भी हुई और उसके बाद क्लैट का एग्जाम दिया मैंने अपने 12th के बाद। और क्लैट एज कॉमन लॉ एप्टीट्यूड टेस्ट जो आपको देना होता है लॉ में एंट्रेंस के लिए, और उससे मुझे कॉलेज मिला, नेशनल यूनिवर्सिटी भोपाल, NLU भोपाल ही मिल गया मुझे किस्मत से। और वहाँ से मेरा अपना 5 साल का मैंने BLLB ऑनर्स किया। उसके बाद मैंने काफ़ी जगहों पे काम किया, कुछ समय चंडीगढ़ में बिताया, कुछ समय दिल्ली में, और अभी पिछले 3 सालों से मैं पुणे में हूँ। पुणे में मैं एक RK दीवान एंड कंपनी नाम की फर्म है जिनके लिए मैं काम करता हूँ। और हम लोग यहाँ पे मतलब जैसे मेरी प्रोफाइल है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉयर, तो हम लोग यहाँ पे IP यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, यानी अगर हिंदी में तो बौद्धिक संपदा, बेसिकली जो आपके दिमाग में जो आइडियाज़ होते हैं, पेटेंट्स होते हैं, इन्वेंशंस होते हैं, या तो फिर अगर आपने कोई नया डिज़ाइन बनाया है या कोई नई किताब लिखी है या कोई स्क्रिप्ट लिखी है, या आपने कुछ नया लोगो बनाया है, तो उसे प्रोटेक्ट करते हैं। और कैसे उसे प्रोटेक्ट करना है, कैसे आपकी ब्रांड को आगे बढ़ाना है, वो सारे काम हम करते हैं काफ़ी सारी कंपनीज के लिए। अराउंड 5000 कंपनीज हैं इंडिया एंड अब्रॉड जिनके लिए हम काम करते हैं यहाँ पे। सर, आईपी लॉयर का और डिटेल में जानना होता क्या है, जैसे कि इसमें पेटेंट से रिलेटेड काम होता है या फिर किसी बिजनेस का जो लीगल काम होता है वो सभी आ जाते हैं? सारे आ जाते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ये शब्द के अंदर 7 चीजें आती हैं। साथ में पहला पेटेंट्स, मतलब वो जो भी कोई नया कुछ इन्वेंट करता है, जैसे आप अभी शार्क टैंक इंडिया वगैरह लोग देखते होंगे, तो उसमें आते हैं कि हमने ये नया आविष्कार किया है, इसके आगे हम सेल्स पिच करने के लिए बोलते हैं कि हमारा ये प्रोडक्ट मार्केट में रेवोल्यूशन ला देगा, ये वगैरह जो भी चीज नई आई है उसको कैसे प्रोटेक्ट करें। नहीं तो अदरवाइज क्या होगा कि अगर एक बार भी उसने बाहर ला दिया, पब्लिक में आ गया, तो उसके बाद उस पर प्रोटेक्शन नहीं मिलता, उस पर पेटेंट राइट नहीं मिलता। वो तब तक ही है जब तक आप उसे प्रोटेक्ट करके रखते हैं। तो उस पहले आपको एक एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ती है, उसके बाद आप कहीं भी जाके उसे डिस्क्लोज कर सकते हैं। पिचिंग के समय अगर आपको स्टार्टअप है, आपको पैसा चाहिए, तो वेंचर कैपिटलिस्ट या फिर जहाँ पे भी आप जाते हैं जैसे शार्क टैंक वगैरह, और वहाँ पे आप पिच करते हैं तो उस समय आप पहले ही उसे प्रोटेक्ट कर चुके होते हैं। अब सेम होता है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क का इन्वेंशन से कोई लेना देना नहीं है। इसमें है कि कोई लोगो होता है, जैसे हल्दीराम का एक लोगो है एच करके, कोको कोला का जो कोको पैकिंग में जिस तरीके से वो लिखता है, वो जो है प्रोटेक्टेड है, कोई और उसे नहीं यूज कर सकता अपने कोल्ड ड्रिंक बेचने के लिए, कोको कोला। और अगर कोई करेगा तो हम उसे रोकेंगे। हमारा काम यह है कि जिसके पास अधिकार है वही उसे इस्तेमाल करे, और अगर कोई और इस्तेमाल करेगा तो हम उसके खिलाफ एक्शन लेके उसे रोक लेंगे। तो जिससे ग्रे मार्केट में चीजें आती हैं, आपने देखा होगा कि नकली एप्पल की बड़ी ब्रांड्स उनके नकली कपड़े बनते हैं, तो वो सारी जो चीजें होती है उन्हें हमें रोकना होता है। ये दूसरा काम हो गया पोर्टफोलियो ट्रेडमार्क। तीसरा होता है कॉपीराइट। कॉपीराइट माने कि जब आप कोई भी चीज नई, मतलब आप एग्जांपल, आप एक स्क्रिप्ट लिख कर सकते हैं, जैसे पेंटिंग या कोई, जैसे मेरे पीछे एक पेंटिंग बनी है, तो उसने ऑथर ने जब उसे बनाया तो उसके पास इसका कॉपीराइट आ गया। आप कोई भी इसे प्रोड्यूस करेगा या इसकी कॉपीज भी बनाएगा तो वो उससे अधिकार लिए बिना नहीं बना सकता। जैसे मोनालिसा की पेंटिंग लगी हुई है, लोगों को पता है उस बारे में, तो उसका जिसने ओरिजिनली बनाया है उसके अलावा कोई और उसे नहीं बना सकता। बना भी लेगा तो उसके पास अधिकार नहीं रहेगा और वो एक गैर कानूनी हो जाएगा। उसके अलावा तीसरी या चौथी जो चीजें होती है वो अलग है। मतलब प्लांट वैरायटीज नाम की एक चीज होती है कि अगर आपने नई प्लांट वैरायटी बनाई, अगर आप किसान हैं और आपने 2 पेड़ों को जोड़ के कोई वैरायटी बनाई नहीं, तो उसे भी आपके अलावा किसी और उसका इस्तेमाल ना करे, या आपसे परमिशन लिए बिना इस्तेमाल ना करे। क्योंकि ये सारी चीजें क्या होती है, आपने दिमाग लगा के उसमें काम किया है, आपने कुछ इन्वेंट किया तो आपने दिमाग लगाया, आपने कोई कहानी लिखी है तो आपने दिमाग लगाया,
आपने कोई लोगो या नई ब्रांड बनाई तो आपने दिमाग लगाया, आपने कोई प्लांट वैरायटी बनाई तो आपने दिमाग लगाया। और ये जो आपके दिमाग की दी हुई चीजें हैं, मतलब जो आपके इंटेलिजेंस की वजह से आपने बनाई है, इसका फायदा सिर्फ आपको मिलना चाहिए और किसी और को नहीं। अगर किसी और को लग गया तो लोगों के अंदर क्रिएटिविटी मर जाएगी, क्योंकि क्रिएटिविटी का सबसे मेन वो होता है कि आप कुछ नया इसलिए बनाते हो कि आप चाहते हो कि लोग ये समझें कि मैंने बनाया है, और उससे मैं 4 पैसे कमाऊं, ताकि वो 4 और 4 चीजें नहीं बनाऊं। तो उस चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग हैं, हम वो वकील हैं जो ऐसी प्रॉपर्टीज बचाते हैं जो आप हाथ से नहीं छू सकते, पर वो आपके दिमाग में होती है। एक होता है टैंजिबल एसेट्स, एक होता है इनटैंजिबल एसेट्स। टैंजिबल एसेट माने वो चीज जो आप छू सकते हैं, माने आपकी प्लांट है, मशीनरी है, जो कैश इन हैंड है, या जो भी पैसा आपके पास है, या जो आप ये जो चीजें होती है ये आप छू सकते हैं। मतलब ये एसेट तो आप मार्केट में आप देख सकते हैं, आंखों से देख सकते हैं, हाथ से छू सकते हैं। और दूसरी एसेट्स होती है इनटैंजिबल एसेट्स, मतलब जिन्हें आप छू नहीं सकते। और ये एसेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है आज के, क्योंकि अगर आप माने सबसे बड़ी कंपनी जो वर्ल्ड की है वो, तो एप्पल एक कॉर्पोरेशन $1 ट्रिलियन की कंपनी बोला जाता है। तो उसके पास $1 ट्रिलियन इसलिए नहीं से, मतलब मानो उसकी जो जितनी भी उसकी ये है, उनकी जो जगह हुई, लैंड कॉस्ट, बिल्डिंग कॉस्ट, और जो भी टेक्नोलॉजिकल सॉफ्टवेयर वगैरह उन्होंने वो सब, मतलब सॉफ्टवेयर नहीं सॉरी, जो मशीनरी उन्होंने खरीदी, इन सब चीजों की कॉस्ट नहीं है। ये जो उसके पेटेंट्स की कॉस्ट है, हर एक आईफोन के पीछे जो 100-200 हर एक टेक्नोलॉजी के पीछे उसकी कॉस्ट है। एक आईफोन की कॉस्ट, अगर अभी मैं एप्पल का आईफोन यूज करता हूं तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट शायद 20 टेक्नोलॉजी की कॉस्ट है, जो हम प्रोटेक्ट करते हैं आईपी लॉयर्स। और आज की तारीख में जब सब कुछ इंटरनेट बेस्ड है, तो ये जो आईपी होता है सबसे बड़ा एसेट बन जाता है किसी भी कंपनी या इंडिविजुअल का। अगर आप ये जैसे एक चैनल रन करते हैं यहाँ पे, अब इसका जो डोमेन नेम है या इसका जो चैनल पे व्यूज है, इससे आपकी कमाई होती है। कल को अगर फाइंड नेम के नाम से फिर से किसी ने चैनल खोल दिया तो डाइवर्ट हो जाएगा ट्रैफिक आपकी जगह उन पे। तो आपके पास क्या ऑप्शन होगा, आप हमारे जैसे किसी आईपी लॉयर के पास आएंगे और बोलेंगे कि साहब मैं इस चीज को यूज कर रहा था, इस डोमेन नेम को, इस यूट्यूब हैंडल को, इतने समय से मैंने गुडविल बनाई है मार्केट में, मेरे कुछ व्यूअर्स हैं। अगर कोई और फाइंड नेम के नाम से शुरू कर देगा तो मेरे व्यूअर्स ये सोचेंगे कि ये इसी ने शुरू किया है, विक्रम या उनके जो टीम है उन्होंने शुरू किया है, और फिर मेरे व्यूअर्स का जो व्यू काउंट है वो वहां डाइवर्ट हो जाएगा, जिससे मुझे नुकसान पहुंचेगा। तो उसके हम YouTube को आपकी तरफ से बोलेंगे कि देखिए ये राइट है, इस दिन से पहले हमारा वीडियो था, ये समय से हम ये से यूज कर रहे हैं, और ये हमारा ट्रेडमार्क है। ये हम अगर रजिस्टर नहीं भी कराया हुआ है तो करा लीजिए, नहीं कराया है तो भी बचा सकते हैं, बोल के कि हम इतने समय से यूज कर रहे हैं और हैंडल हमारा है। कोई और इसे इस्तेमाल करेगा या इससे ज्यादा सिमिलर, मतलब फाइंडिंग एम कर दे या फाइंड एम गोल या फाइंड गोल कर दे, तो भी ऑलमोस्ट सिमिलर है, रोक सकते अगर आप उतना रोकना चाहते हैं उसको। तो ये है आईपी का एक संक्षिप्त उदाहरण। जी सर, थैंक यू सर, आपने बहुत ही डिटेल में समझाया कि आईपी लॉयर जो है उसका काम क्या होता है और किस तरह से हम अपनी आईपी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो सर इसमें करियर कैसे बना सकते हैं और क्या क्या करियर ऑप्शंस आते हैं इसमें? देखिए, पहले तो इसके लिए 2 तरीके होते हैं, कुछ इंजीनियरिंग बेस से आते हैं, कुछ लॉ बेस से आते हैं। इंजीनियरिंग बेस से वो लोग आते हैं जो पेटेंट्स में काम करते हैं, क्योंकि पेटेंट जो है वो कभी भी इन्वेंशन या किसी साइंटिफिक चीज का, मतलब साइंस से रिलेटेड होता है, वो किसी भी फील्ड का हो सकता है, एग्रीकल्चर का हो सकता है, ऑयल का हो सकता है, टेक्सटाइल का हो सकता है। ये जो इंजीनियरिंग की वेरियस ब्रांचेस हैं, आईटी का हो सकता है। तो ये जो भी जिस लेवल का, जिस भी फील्ड में वो इंजीनियर है, उसके बाद वो लॉ करना चाहे तो करे, क्योंकि लॉ करने से उसे काफी ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि पेटेंट तो इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट है, बट जो पेटेंट लॉज हैं वो तो हमेशा से लॉ के सब्जेक्ट रहे हैं। तो पेटेंट को समझने के लिए उसे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड चाहिए, पर उसे प्रोटेक्ट कैसे करना, लॉ कौन सा उसके ऊपर एप्लीकेबल होगा और किस तरीके से उसे अपने आप को बचाना है और अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लाने से पहले क्या क्या चीजें करनी है, उस चीज के लिए उसको अगर लॉ की समझ होगी तो वो ज्यादा अच्छा पेटेंट लॉयर बन सकता है। तो पेटेंट करने वाले लोग या तो बीएससी या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से भी आते हैं। दूसरा तो तरीका सिर्फ एक ही है कि लॉ करिए। लॉ आपके यहाँ 3 साल का होता है, 5 साल का होता है,
पहले 5 साल या 3 साल वाले जो भी कोर्सेज हैं उनमें पढ़ाया जाता है आईपी, लेकिन आईपी कभी भी एक मेजर सब्जेक्ट नहीं होता, ये एक नीश सब्जेक्ट है। नीश का हिंदी वर्ड है, एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट है। अगर मैं डॉक्टरी के वर्ड में बोलूं तो एक होता है जो पूरे बॉडी का डॉक्टर होता है, फिर उसके बाद कोई आदमी बनता है कि चलो मैं ऑर्थो का डॉक्टर हूँ, तो मैं हड्डियों का देखता हूँ। अब हड्डियों में फिर मैं सिर्फ हाथ की हड्डियों को देखता हूँ। तो से ही लॉ में भी एक होता है जेनरिक लॉ, जो ज्यादातर लोग जो आपसे आजू बाजू आपके जो सिविल कोर्ट्स और यहाँ जो प्रैक्टिस करते हैं, जिन्हें आप देखते हैं और सोचते हैं शायद वकील ऐसे होते होंगे, वैसे भी होते हैं, लेकिन वो क्या है, वो जनरल वकील है। उनको सब कुछ आता है पर किसी भी चीज में स्पेशलाइजेशन नहीं है। इट्स लाइक जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, एक इंग्लिश में कहावत है कि आप हर चीज आप जानते हैं पर आप किसी भी स्पेसिफिक फील्ड में ज्यादा नॉलेज नहीं रखते, आप सब कुछ थोड़ा थोड़ा कर सकते हैं। वैसा भी तरीका होता है वकील बनने का। फिर एक दूसरा होता है कि आप किसी एक स्पेसिफिक फील्ड को चुने। अब आईपीआर एक स्पेसिफिक फील्ड है, जैसे टैक्स एक स्पेसिफिक फील्ड है, जैसे आर्बिट्रेशन नाम की एक चीज होती है जिसमें आप दो लोगों के बीच में मतलब बेसिकली आप सुलह कराते हैं। फिर उसके बाद कुछ लैंड रिकवरी वाले लोग होते हैं जो सिर्फ वही काम करते हैं। तो ऐसे जो स्पेशलाइज्ड फील्ड होती है वैसी एक फील्ड है आईपी। तो या तो आप 5 सालों के दौरान अगर आपने मन बना लिया कि आपको आईपी लॉयर बनना है, तो जो अब आपका सब्जेक्ट जिस भी साल में 3rd ईयर 4th ईयर 5th ईयर या फिर आप 3 साल के कोर्स में है, जिस भी कोर्स में जिस भी साल में वो आता है, तो उसे ध्यान से पढ़िए। उतना भी पढ़ने से आपको काफी हद तक आईपी समझ में आ जाता है, पर किसी भी सब्जेक्ट का इन डेप्थ नॉलेज लेने के लिए आपको उसको और ज्यादा गहराई में पढ़ने की जरूरत है। तो मैंने, चूंकि मेरा हमेशा से एम था, मैंने इंटर्नशिप्स भी करी जब मैं 5 साल के दौरान सारी आईपी फर्म्स में करी, जो मेरे ही जैसे मतलब मैं जब स्टूडेंट था तब वो लोग आईपी फर्म्स में इंटर्न करी, वहां पे सीखा कि किस तरीके का काम होता है। तो पहले आप करके देखिए इंटर्नशिप्स, और अगर आपको इंटर्नशिप्स में इंटरेस्ट आ रहा है, आपको लग रहा है कि हाँ यही आप आगे लाइफ में करना चाहते हैं, क्योंकि आप वो नहीं रहना चाहते कि जो पीछे छूट गए। मतलब एक होता है लॉ का वो एंगल है जो पीछे छूट चुका है, वो हमेशा से रहा था और हमेशा चलेगा। सिविल लॉयर, क्रिमिनल लॉ, ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो हमेशा से रहे थे, जब से इंसानियत है, जब से सिविलाइजेशन है, तब से वो है। पर धीरे धीरे कुछ फील्ड्स ऊपर उठ रही हैं। अब जब जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हो रहे हैं और हम लोग जैसे जैसे आईपी टेक्नोलॉजी के अधीन होते चले जा रहे हैं, तो आईपी एक बहुत बड़ी एसेट बनती है। क्योंकि आजकल लोग ट्रेडिंग ना कि मतलब आपसे अगर फ्रॉड होता है तो वो आपके हाथ से कोई पैसा नहीं छीनता है, वो आपके बैंक अकाउंट से छीनता है। तो इसलिए साइबर एक स्पेशलाइज्ड फील्ड होती है। ऐसे ही जो गुनाह हो रहे हैं उनके रूप चेंज हो चुके हैं, वो पहले जैसे नहीं रहे हैं। तो इसलिए लॉ को भी बदलना पड़ा। एक मतलब फील्ड आईपी आई है, जिसकी वजह से तो फिर मैंने ये मन बनाया था कि मुझे टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ना है और मुझे ऐसी चीजें करनी है जो मतलब मॉडर्न हो चीजें, जो मतलब कुछ नया कर रहा हूँ मैं लाइफ में, कि ऐसा नहीं कि वही सब कुछ जो करते आ रहे थे। तो मैंने अपनी इंटर्नशिप आईपी में करी, फिर मैंने एलएलएम किया, अपना जो मास्टर्स इन लॉ होता है वो भी मैंने ट्रेडमार्क्स और आईपी एंड बिजनेस लॉ में किया। बिजनेस लॉ इसलिए क्योंकि एज एन आईपी लॉयर ऑल्सो आपको काफी सारे बिजनेस के एस्पेक्ट्स पता होने चाहिए। बिजनेस लॉ के बिना आप कोई कंपनी आपके पास आ जाए तो आप उसका शायद कुछ आईपी बचा ले, लेकिन आप उसको आगे तक सलाह नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए मैंने बिजनेस लॉ को भी अपने उसमें रखा, डोमेन में रखा। उसके बाद मैंने अभी अपनी पीएचडी मेरी चल रही है, तो वो भी मैं अभी ये समझिए कि पहले था मैं पूरे बॉडी का डॉक्टर, फिर मैं एलएलएम करके बना हाथ का डॉक्टर। मान लीजिए मैं आईपी और बिजनेस लॉ में स्पेशलाइजेशन किया मैंने, अब मैं सुपर स्पेशलाइजेशन कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ एक उंगली पे। तो अब मैं सुपर स्पेशलाइजेशन कर रहा हूँ आईपी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो इंटरप्ले है उस पे, क्योंकि मैंने ये देखा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब हमारे जिंदगी में घुस चुका है। अब हम उसके अधीन होते चले जा रहे हैं। धीरे धीरे हम आगे जाके आपकी टीवी से लेके, आपके मोबाइल से लेके, आपके लैपटॉप से लेके, आपके घर के कभी थोड़े दिनों में तो स्मार्ट बल्ब्स और सब कुछ आ रहे हैं। तो ये सब कुछ नहीं है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो हमारी बॉडी में और हमारे लाइफ में घुसाया जा रहा है। तो धीरे धीरे सारी चीजें ऐसे ही रन होगी और आप खुद ऑर्डर देने नहीं जाएंगे। शायद आपका जो सिरी या जो ऐसे आपके पास जो भी है या एलेक्सा है, तो वो एलेक्सा आपसे होती है और कितने समय में आपके बिस्किट खत्म होते हैं और कितनी फ्रीक्वेंसी आपके मिल्क मंगाने की है, तो वो आपके इस पैटर्न को देखते हुए खुद ही ऑर्डर करना शुरू कर देगी और आपके दरवाजे के सामने चीजें आ जाएगी बिना आपके ऑर्डर किए। और ऐसा अमेज़न शुरू करने वाला है बहुत जल्दी। तो उसको बोलते हैं यूजर ट्रेंड। ऐसे एनालिसिस किया जाता है कि आपकी जो आपने जो परचेजेस की, क्योंकि आपकी सारी परचेजेस और एवरीथिंग इज नाउ गोइंग ऑनलाइन।
सो दे हैव ऑल द डेटा, उनके पास सारा डेटा है आपके कंजम्पशन से लेके आपकी, इनफैक्ट अभी तो जब से हमने वो सब वॉचेस वगैरह पहन ली है, ये स्मार्ट वाली वॉचेस जिसमें हमारी हार्ट बीट्स और हमारा ब्लड प्रेशर, ग्लूकोज लेवल, शुगर लेवल, ये सब रिकॉर्ड होता है, तो ये सारा कंपनीज के पास जाता है। और इन बड़ी कंपनीज ये सब डेटा को एक्यूमुलेट करके, जैसे आपको आज फेसबुक पे एड्स वही आते हैं जो आप सर्च करते हैं, ये सब एआई का कमाल है। तो वैसा मैंने देखा कि आजकल यूजर पैटर्न्स को देखते हुए वो लोग सारी चीजें एआई एनेबल्ड कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने ट्रेडमार्क लॉ को कैसे परिवर्तन उसके अंदर लाना जाना चाहिए, क्योंकि वो भी इंसान को ध्यान में रखते हुए, ह्यूमन सेंट्रिक, मतलब इंसान को मद्देनजर रखते हुए वो लॉ को बिल्ड किया गया था। पर अब जब इंसान कम होते जा रहे हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ज्यादा बड़ा रोल प्ले कर रही है किसी की जिंदगी में, तो मैंने सोचा कि ये टॉपिक अच्छा है, इसलिए मैंने उसमें अपनी पीएचडी, मतलब मेरा स्पेशलाइजेशन उसमें है। तो ये था मेरा। जरूरी नहीं है कि आप वैसे ही फॉलो करें, लेकिन आईपी लॉयर बनने के लिए आपको आईपी में थोड़ा सा ज्यादा डिटेलिंग से पढ़ने की जरूरत पड़ती है। तो सर कितना टाइम लगा आपको, जो आपको ग्रेजुएशन करने में, पोस्ट ग्रेजुएशन करने में और पीएचडी करने में? अब वो किसी को 3 साल भी लग सकते हैं, जैसे जो कोई व्यूअर्स आपको देख रहे हैं उनमें 2 तरीके के लोग होंगे। एक वो जिन्होंने कोई डिग्री ले रखी है उसके बाद वो लॉ कर रहे हैं, तो वो 3 साल में भी हो जाता 3 साल में भी हो जाता है। और जो आजकल 12th के बाद जो 5 साल का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, जिसमें वो बीए एलएलबी, बीएससी एलएलबी, बीबीए एलएलबी करवाते हैं, उसमें 5 साल में होता है। तो मेरे समय में मैंने एनएलआईयू से किया, तो वहाँ पे 5 साल का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम था, तो मैंने 12th के बाद 5 साल में अपना एलएलबी खत्म किया। उसके अगले साल मैंने अपना मास्टर्स खत्म किया। कहीं पे 1 साल का मास्टर्स है, कहीं पे 2 साल का है, तो वो डिपेंड करता है आपको कौन सा करना है। मैंने 1 साल वाला किया है। और उसके बाद पीएचडी में तो फिर आपका ऐसा है कि समय अनुसार, मतलब कितना आपको थीसिस और कितनी रिसर्च उसमें लगती है, उस पर निर्भर करता है। मिनिमम 3 साल से लेकर मैक्सिमम तो लोगों को 10-10 साल भी लगे हैं पीएचडी कंप्लीट करने में। हिंदुस्तान की सिर्फ 1% से 2% जनता है जिनके पास पीएचडी की डिग्री है, तो बहुत ही रेयर होता है कि कोई पीएचडी करता है, वो भी लॉ जैसे फील्ड में, तो वो टाइम कंज्यूमिंग है, तो वो तो आप समय के साथ धीरे धीरे कर सकते हैं। जो 3 साल का है उसका भी 12th के बाद कर सकते हैं एलएलबी का? नहीं, 3 साल वाला जो होता है उसके लिए आपके पास कोई बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए। तो सर जो आईपी के लिए जो केसेस होते हैं उनके कोर्ट्स वगैरह और जज वगैरह वो अलग होते हैं जो कि स्पेशलाइज होते हैं इसमें, या फिर सेम ही होता है? वो कमर्शियल डिस्प्यूट्स बोला जाता है इन चीज को। तो ये हमारे जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं, हर अदालत जो आप देखी जाती है, उसी में सिविल, जो जैसे सिविल और क्रिमिनल, ये 2 फील्ड्स के अंदर, सिविल के अंदर एक स्पेशल फील्ड है आईपी। तो ये आता सिविल लॉ के अंडर ही है, लेकिन सिविल लॉ में 1000 और चीजें भी आती है। सिविल में आपके प्रॉपर्टी के मैटर्स भी आते हैं, सिविल में आपके कंपनी के डिस्प्यूट्स भी आते हैं, सिविल में मर्जर अमालगमेशन और 2-4 कंपनीज का मिलन भी आता है, शेयर होल्डर डिस्प्यूट भी आते हैं, टैक्स भी आता है, वैसे ही एक आईपी भी आता है। तो कोर्ट वही होता है, पर ऐसा है कि अभी फिलहाल हिंदुस्तान में बहुत ही कम ऐसे कोर्ट्स और वो हैं जहाँ पे जो सिस्टम है, लीगल सिस्टम, में किसी का वो नहीं लूंगा, लेकिन लीगल सिस्टम जो है उतना ट्रेंड है कि आईपी को के जो आर्ग्यूमेंट्स या आईपी के जो हम केसेस लड़ते हैं उसको उतनी टेक्निकलिटीज समझ सके। तो गवर्नमेंट ने एक बॉडी बनाई थी आईपीएबी के नाम से, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलेट बोर्ड, तो वहां बनाई थी, लेकिन वो अभी कुछ कारणवश उसे डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। अभी फिलहाल सारे मामले वापस हाई कोर्ट के पास दे दिए गए हैं। अब कब होगा वैसा कोई स्पेशल अथॉरिटी, उसका तो कुछ कह नहीं सकते। वैसे तो सारे जो कोर्ट के मैटर्स होते हैं वो नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सिविल कोर्ट जो का होता है उसी में ही होते हैं। लेकिन जो रजिस्ट्रेशन की बात आती है, जो मतलब आईपी के 2 पहलू हैं। पहला ये कि जब आप अपना अधिकार ले रहे होते हैं, मतलब आप एक ट्रेडमार्क फाइल करते हैं, एक पेटेंट फाइल करते हैं, तो वो होता है एक आईपी इंडिया नाम की ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बॉडी है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिया, जिसको बौद्धिक संपदा भवन भी बोला जाता है हिंदी में। उसके पास उनमें पेटेंट के कंट्रोलर्स, ट्रेडमार्क के रजिस्ट्रार्स, कॉपीराइट रजिस्ट्रार्स, ऐसे आईएएस लेवल के गजेटेड ऑफिसर्स बैठते हैं, जिनके सामने हम अपने ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट्स, पेटेंट्स वगैरह फाइल करते हैं। और वहां से जब हमें रजिस्ट्रेशन मिल जाता है तो वहां का काम खत्म। उनका काम है कि आपका रजिस्ट्रेशन मिले या ना मिले, उसका ही उनका काम होता है।
लेकिन आपका रजिस्ट्रेशन मिलने के बाद अगर किसी ने आपके रजिस्ट्रेशन के ऊपर कोई गैर हरकत करी, मान लो आपके पास आप बजाज के काउंसिल हैं हम लोग जैसे, तो अगर किसी ने बजाज का इस्तेमाल कहीं और किया तो उसको रोकने के लिए हमें कोर्ट जाना पड़ेगा। पर जब रजिस्टर कराना होता है कोई चीज, तो रजिस्टर कराते समय हमें आईपी इंडिया जाना पड़ता है। तो सर इसकी प्रोसेस क्या होती है आईपी रजिस्ट्रेशन की? प्रोसेस यार सारी तीनों अलग अलग होती है। पेटेंट की एक अलग पूरी फॉर्मेलिटीज है, ट्रेडमार्क की अलग एक पूरी फॉर्मेलिटीज है, कॉपीराइट की अलग फॉर्मेलिटीज है। एक कॉमन प्रोसीजर नहीं है तीनों चीजों का, पर मोटा मोटा इतना समझ सकते हैं कि आईपी इंडिया का ऑफिस में आपका एक एप्लीकेशन जाएगी। उस एप्लीकेशन के अगेंस्ट में अगर उन्हें कोई ऑब्जेक्शंस वगैरह लगे वो हमें बताएंगे, हम उसका उत्तर देंगे। वो उत्तर देने के बाद वो फिर उसे पब्लिश करते हैं। ट्रेडमार्क के मामलों में ऐसा भी होता है कि तीसरी पार्टी को कोई प्रॉब्लम है, कोई थर्ड पार्टी को कोई प्रॉब्लम है, तो वो अपना ऑब्जेक्शन और पोजीशन फाइल कर सकती है। पेटेंट के मामले अलग होते हैं क्योंकि पेटेंट में डिस्क्लोज नहीं किया जाता जब तक कि वो मिलता नहीं है, तो वो थोड़ा अलग चलता है। कॉपीराइट में भी अलग प्रोसीडिंग्स हैं, तो वो काफी टेक्निकल प्रोसीडिंग्स हैं और मुझे नहीं लगता कि वो अगर मैं बता भी दूंगा तो कोई उसके बेसिस पे आगे नहीं बढ़ सकता, उसे किसी ना किसी कंसल्टेंट की जरूरत है। सर इसमें ऑप्शंस क्या क्या हैं? जैसे कि अभी आप घर से कर रहे हैं और कुछ होंगे जो फर्म के में जाकर ऑफिस में जाकर कर रहे होंगे, कुछ स्टार्टअप्स में ज्वाइन होकर कर रहे होंगे काम, और क्या क्या ऑप्शन है इसमें? देखिए आईपी पढ़ने के बाद आपके पास क्या क्या ऑप्शन बचते हैं। देखिए एक होता है कि जैसे मैं कर रहा हूँ कि लॉ फर्म जो आईपी की फर्म्स होती है उसमें काम करते हैं। दूसरा होता है इन हाउस, माने जिसमें आप कोई कंपनी, अब वो स्टार्टअप जरूरी नहीं है, कोई भी बड़ी कंपनीज भी अपनी आईपी प्रोडक्ट करती है। जैसे नई सारी बड़ी कंपनियां जो होती है उनके नए नए मॉडल हर दिन लॉन्च होते रहते हैं और उनके हर एक नए मॉडल पे 1500 पेटेंट्स और 10-15 रजिस्ट्रेशन ट्रेडमार्क के रहते ही रहते हैं। और ट्रेडमार्क्स में अगर आप जैसे आईपी के किसी कंपनी में है तो वो क्या करेगा, वो हम जैसे लोगों से बात करने से पहले ही काफी कुछ काम करके दे देगा कंपनी को, और सिर्फ जब हमारी जरूरत लगती है कोई फर्म की टेक्निकल एक्सपर्टीज की तब वो हमें अप्रोच करते हैं, बाकी काम वो खुद से ही कर लेते हैं। तो वो काम भी आप कंपनी के अंदर जाके भी कर सकते हैं जो हम बाहर से कर रहे हैं। तीसरा होता है इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट बनना, कि आप आईपी के कंसल्टेंट बन जाएं, आपके पास लोग आएंगे, आप उन्हें सलाह दें और उनका काम कर दें। चौथा होता है कि आप प्रोफेसर बने, क्योंकि लॉ पढ़ाने वाले स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट्स को पढ़ाने वाले लोग बहुत कम हैं। तो अगर आपको ऐसा कोई स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट में आपका ज्ञान है तो आप किसी भी कॉलेज के लिए एक अच्छा एसेट बन जाते हैं। तो आपको लगातार कॉलेजेस अप्रोच कर रहे हैं कि आप हमारे यहाँ आइए और बच्चों को पढ़ाइए, ताकि बच्चों को एक मतलब प्रैक्टिकल ज्ञान भी है, ना कि थ्योरेटिकल बस, क्योंकि थ्योरेटिकल चीजें तो उन्हें कोर्स में पढ़ाई जाती है। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स वही बता सकता है जिसने प्रैक्टिकली लाइफ में वो सारी चीजें करी। तो ये हो गए 3-4 चीजें जो आईपी लॉयर कर सकता है। तो आईपी और पेटेंट में क्या फर्क होता है? अहमियत है दोनों? आईपी बड़ा शब्द है, आईपी अम्ब्रेला टर्म है जिसके अंदर बहुत सारी चीजें आती है। आईपी माने हर वो चीज जो इंटेलेक्चुअल, मतलब जो आपके दिमाग से बनी हुई चीजें जितनी तो सब आईपी होती है। उनमें फिर किस तरीके की वो चीज है, अगर वो कोई कहानी है, स्क्रिप्ट है, जिंगल है, म्यूजिक है, कोई फिल्म है, तो वो कॉपीराइट पे चले जाएगी। अगर वो कोई लोगो है, नया ब्रांड बनाने का वो है, तो वो ट्रेडमार्क में आएगा। कोई नाम सोचा तो वो ट्रेडमार्क में आएगा, और अगर कोई इन्वेंशन किया तो वो पेटेंट्स में आएगा। तो आईपी तो एक शब्द है जिसके अंदर काफी सारी चीजें होती है, 7 चीजें। ओके, सो इस स्टार्टअप या बिजनेस को आईपी लॉयर की जरूरत कब पड़ती है? शुरू में जरूरत पड़ सकती है या फिर बाद में जब उसकी एक लेवल तक पहुंच जाए उसके बाद जरूरत पड़ेगी? देखिए आईपी की जरूरत सबसे पहले पड़ती है शुरुआत से। जैसे अब बिजनेस क्या है उस पर निर्भर करता है। कुछ बिजनेस होते हैं जो कोई न्यू इन्वेंशन बेस्ड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब जेसीबी आया होगा मार्केट में पहली बार, ठीक है, तब तक किसी को पता नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। उसको बोलते हैं फर्स्ट इन द बिजनेस, ठीक है। तो फर्स्ट इन द बिजनेस वो चीज होती है जो मतलब उसकी कोई नीड नहीं थी मार्केट में, क्योंकि किसी को कुछ पता ही नहीं था। मतलब नीड थी लेकिन लोगों को पता नहीं था ऐसा कुछ हो सकता है। फिर किसी ने जेसीबी बना दिया, तो जिसने जेसीबी बना दिया उसने पहला इंसान था वो मार्केट में जिसने जेसीबी बनाया, और फिर उसने उसकी नीड, मतलब दुनिया को लगा कि हाँ ये तो बहुत जरूरी चीज थी, हमारे पास ये क्यों नहीं थी, चलो ठीक है अब है तो बहुत खरीदो। तो फिर वो चीज हिट हो जाती है।
तो फर्स्ट इन द बिजनेस जो पॉलिसी होती है बिजनेस में, हमेशा वो एक आपको फायदेमंद सौदा होता है। कोई भी चीज जो मार्केट में नहीं है, वो चीज अगर आप लाओगे मार्केट में, प्रोड्यूस करोगे, दोगे और वो यूजफुल भी होगी, तो वो जल्दी हिट होगी। अगर ऐसा कोई बिजनेस फॉर्मूला है आपका या फंडा है, तो आपको पहले दिन से जरूरत है, क्योंकि अगर वो इन्वेंशन बेस्ड है तो आपको चाहते हो कि आप वो इन्वेंशन सिर्फ आप तक रहे और अगले 10-20 सालों तक सिर्फ आप ही उससे पैसा कमाए। ऐसा नहीं है कि आपने पूरा दिमाग लगाया, पूरी इन्वेंशन किया और उसके बाद कोई और तुरंत ही उसे इस्तेमाल करके कॉम्पिटिटर्स आपको खा जाए। और बड़े बड़े जो प्लेयर्स हैं मार्केट में ऑलरेडी, फॉर एग्जांपल अगर जेसीबी के पास जेसीबी का पेटेंट नहीं होता तो क्या होता है कि दूसरी कंपनी जो उस समय मार्केट में थी, फॉलो फोर्ड मोटर्स हो गया या जनरल मोटर्स हो गया या फिर मित्सुबिशी या XYZ, अभी मुझे नहीं पता एग्जैक्टली कब आया था जेसीबी, लेकिन जो दूसरी कंपनीज कॉम्पिटिटर्स में होती है वो तुरंत वैसा प्रोड्यूस कर देंगी, क्योंकि उन्होंने देख लिया कि ऐसा बनना है और ऐसा बनाना है। तो एक बार बनने के बाद तो कोई भी इंसान उसको री इंजीनियर कर सकता है। उसे एक जेसीबी खरीदना है, उसको पूरा पूरा खोलना है और देखना है कि कौन सा पार्ट कैसा बनता है और बस बना के वापस मार्केट में निकाल देना है। और उनका नाम चूंकि ऑलरेडी हिट है, तो कोई भी इंसान, एक नया प्रोड्यूसर जो जेसीबी बना रहा है, जो नई कंपनी आई जेसीबी, और एक ऑलरेडी कंपनी मानो जनरल मोटर्स या फोर्ड मोटर्स अपना जेसीबी जैसा कोई प्रोडक्ट XYZ निकाल देता, तो लोग उसी से खरीदते ना, फोर्ड से, क्योंकि फोर्ड का तो उन्हें कार वार देखी हुई है उन्होंने कि कार बनाते, ट्रक बनाते, सब बनाते, बड़े बड़े लोग हैं, तो ठीक है फिर इन्होंने यही अच्छा ही बनाया होगा, ये कि नई कंपनी से क्यों खरीदे हम जो जेसीबी बना रही है। तो वैसा ही होता है, आपको अगर नया प्रोडक्ट बनाना है तो आपको चाहिए कि आप वो पहले दिन से रोक के रखें अपने पास कि मैं इससे पूरा पैसा बाहर निकाल लूंगा, मेरा इन्वेंशन जो मेरे दिमाग लगा है उतना। और उसके बाद फिर पेटेंट के साथ प्रॉब्लम ये है कि पेटेंट आपको कुछ अवधि के लिए मिलता है, उस अवधि तक आपको उस पर मोनोपोलिस्टिक राइट, मतलब मोनोपोली का हिंदी वर्ड नहीं पता मुझे, लेकिन आप ही कर सकते हो उस पर काम और कोई नहीं कर सकता। एक सोल ओनरशिप टाइप की रहती है और कोई भी आपका कंप्यूटर वैसा नहीं, कोई कंप्यूटर नहीं, कोई भी थर्ड पर्सन वैसा नहीं बना सकता सेम टू सेम प्रोडक्ट। तो वो एक होता है। तो दवाइयों के बिजनेस में, फार्मास्यूटिकल में या प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस में तो ये बहुत काम की चीज है। अब दूसरे होते हैं ऐसी चीजें जो जिनका कोई सीक्रेट है, ठीक है, दूसरे स्टार्टअप्स होते हैं जिसमें कोई सीक्रेट फॉर्मूला है। फॉर एग्जांपल अगर हम बड़ा एग्जांपल लें तो कोका कोला एक बड़ा एग्जांपल है। ऐसे छोटे एग्जांपल, अगर मानो कोई एक स्पेशल कॉफी ब्रू कर रहा है और उसने अपनी कॉफी के प्रोडक्ट्स मार्केट में डाले और वो चाहता है कि वो जो जिस तरीके से उसने कॉफी ब्रू करी है उससे एक सीक्रेट रखा जाए, तो वो पेटेंट नहीं लेगा उस पर, वो ट्रेड सीक्रेट नाम की एक चीज होती है जिसको वो अपने पास रोक के रखेगा। और ट्रेड सीक्रेट का फायदा ये है कि वो लाइफ टाइम से रख सकता है, फिर उसका कोई अवधि नहीं होती कि 20 साल बाद उसे डिस्क्लोज करना है, ऐसा पेटेंट में होता है, इसमें नहीं होता। तो कोका कोला के बाद जो 200 साल से जो फॉर्मूला है वो सिर्फ और सिर्फ उसके टॉप 3 लोगों को पता है, उसके अलावा किसी को बताते नहीं है और किसी को कोई उसकी कोई चीज बता भी, मतलब कोई बाहर भी नहीं आ पाती। अभी आपने रिसेंटली पढ़ा होगा कि उसके एक इंसान ने पेप्सिको के सामने कुछ किया था, उसके ऊपर काफी बड़ा जुर्माना लगा है। पेप्सी बहुत दिनों से उसकी कंपटीशन में कोशिश कर रहा है, उसने बहुत क्लोज भी बना लिया, बट इट इज नॉट एबल टू मेक द एग्जैक्ट कोका कोला। सेम अप्लाइज का मसाला या डोमिनोज का कोई टॉपिंग का सीक्रेट रेसिपी या जो भी। तो अगर आपका बिजनेस मॉडल ऐसे कोई सीक्रेट चीज पे है, आपके पास कोई सीक्रेट इंग्रेडिएंट डाल रहे हो आप, मतलब वही कोई भी कॉम्बिनेशन होगा जिसपे आप बना रहे हो, या कोई ब्लेंड का तरीका है जैसे आप कॉफी बना रहे हो, चाय बना रहे हो। लोग होते हैं आजकल चाय की स्टॉल्स का बहुत फैशन चला है, लोग नए नए चाय के स्टार्टअप डाल रहे हैं। पता नहीं आपके शहर में है या नहीं, हमारे शहरों में तो है काफी सारे ऐसे जो एक वैरायटी की चाय बना रहे हैं, धीरे धीरे उनकी फ्रेंचाइजी आउटलेट्स बढ़ते चले यार। तो उन्हें अगर प्रोडक्ट करना, स्टार्टअप डालते हैं किसी तरीके की ट्रेडिंग करने के लिए, मानो एक जगह से सामान ले रहे हो दूसरी जगह बेच रहे हो, बस थोड़ा सा इसको एस्केलेट करके 10 रुपए में सामान लिया, 12 रुपए बेच दिया, ठीक है। वो भी बहुत होता है कि आजकल लोगों को सोर्सिंग समझ में आ गई, उस दिल्ली से बाकी जगह से माल खरीदते हैं, फिर उसको रीलेबल करते हैं अपने ब्रांड बना के और उसको थोड़ा सा 2, 4, 5 रुपए एक्स्ट्रा, मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ, 10 रुपए 2 रुपए बढ़ा के 20% का एस्केलेशन लेके आगे मार्केट में उतार देता है। तो वैसी अगर आपकी कोई वो है तो फिर आपको अपने ट्रेडमार्क को ही बचाना है। तो ट्रेडमार्क उसमें बस इंपॉर्टेंट रहेगा, उसमें आपने कोई इन्वेंशन नहीं किया, उसमें आपने कोई नई चीज मार्केट में लाई है, जो ऑलरेडी थी वही रही, तो उसमें आपको कोई पहले दिन से जरूरत नहीं है। उस दिन उसमें ऐसा है कि शुरू कर सकते हो और थोड़े दिनों में आप जब आपको लगे कि ये ब्रांड अब अच्छा चलने लग गया है तो आप उसका रजिस्टर करा लीजिए, नहीं तो कोई और जैसे आपने किसी का किया है वैसा कोई आपके साथ भी कर सकता है। सेम टू सेम पीस आगे जाएगा, वो किसी और XYZ नाम से उसे बेच देगा मार्केट में। तो आपको अपने प्रोडक्ट को बचाने में ट्रेडमार्क कहाँ होता है, बॉटल के शेप में, जैसे बिस्लरी की जो बॉटल है
उसके ऊपर भी ट्रेडमार्क है, तो वैसी की वैसी बॉटल कोई और वाटर मैन्युफैक्चरर या XYZ कोई कुछ और भी नहीं बेच सकता उसके अंदर। कोका कोला की बॉटल का भी डिजाइन रजिस्टर्ड है, तो वैसी बॉटल में पेप्सी अपनी कोल्ड ड्रिंक नहीं बेच सकती, उसको अपना खुद का डिजाइन बनाना पड़ेगा। सेम मतलब बॉटल के शेप से लेके बिल्डिंग के शेप तक, ताजमहल होटल जो मुंबई का है उसका बिल्डिंग रजिस्टर्ड है। मतलब वैसे ही अगर आपके पास पैसा भी हो तो आप उस शेप का होटल भी नहीं बना सकते, उसने वो उस पे राइट ले रखे। तो ऐसे आपको बिजनेस में समझना पड़ता है। तो क्या होता है कि मेरा ये कहना रहेगा कि इन जनरल अगर आप कोई पूछे स्टार्टअप ओनर या ब्रांड ओनर, तो मैं उससे ये बोलूंगा कि पहले जाके सबसे पहले दिन ही जब उसे दिमाग में सारी चीजें आए, तब से ही जाए वो किसी आईपी कंसल्टेंट के पास, क्योंकि वो ये आइडिया जाके 4-5 लोगों दोस्तों को बताएगा और 25 लोगों तक पहुंचाएगा, ये करेगा, तो उसमें ना बहुत बार इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज और पब्लिक होने के चांसेस रहते हैं। आपका अच्छा खासा आइडिया जो आपके लिए करोड़ों रुपए का फायदा करा सकता था, वो शून्य हो जाएगा अगर वो चीज मार्केट में आ गई आपसे पहले। तो इसीलिए अगर आप एक आईपी कंसल्टेंट के पास जाएंगे तो वो आपको बताएगा कि किससे किस ढंग से बात कर, तो पैसे मांगने हैं, 4 लोगों को पार्टनर बनाना है, तो उन्हें कितनी इंफॉर्मेशन देना, कितनी नहीं देना, अगर देना तो फिर वो एक नॉन डिस्क्लोजर अग्रीमेंट के अंदर देना। नॉन डिस्क्लोजर अग्रीमेंट मतलब अगर आपने साइन किया है किसी के साथ, पार्टीज के साथ एक अग्रीमेंट जिसमें आप कहते हो कि ये जो इन्फॉर्मेशन मैं तुम्हें दे रहा हूँ ये बहुत, इस कॉन्ट्रैक्ट के अलग कोई और यूज नहीं कर सकता।